ओम बच्चों, आज हम वसंत भाग 2 के पाठ 3 हिमालय की बेटियां का अध्ययन करेंगे। इस पाठ के लेखक नागार्जुन जी हैं और पाठ की विधा निबंध है। बच्चों, आप सभी जानते हैं कि हिमालय की बेटियां हिमालय से निकलने वाली नदियां हैं, जिनमें शीतल, मीठा और निर्मल जल प्रवाहित होता है और जिससे पूरा का पूरा भारतवर्ष फसलों से हरा भरा है और सभी लोगों की प्यास बुझती है। और ये नदियाँ हिमालय से निकल करके सुदूर सागर से संगम करती हैं। यह एक भौगोलिक घटना तो है ही, साथ ही साथ हमारे लिए एक पौराणिक और ऐतिहासिक घटना भी है। बच्चों, नदियाँ प्रकृति की अनमोल देन हैं। हम सभी नदियों के बारे में थोड़ा बहुत अवश्य जानते हैं, क्योंकि भारत एक धर्म प्रधान देश है। हमारे यहाँ नदियों के तट पर बहुत से संस्कार संपन्न होते हैं। कायदे से देखा जाए तो जन्म से लेकर के मृत्यु तक भारतीय जनमानस का नदियों से जुड़ाव बना ही रहता है। जन्म के अनेक संस्कार नदियों के तट पर संपन्न होते हैं, साथ ही मृत्यु के भी अनेक संस्कार नदियों के तट पर संपन्न होते हैं। आप भी अगर अपने माता पिता से पूछेंगे तो आपको पता चलेगा कि आपके भी मुंडन आदि संस्कार किसी निकटस्थ नदी के तट पर ही संपन्न हुए होंगे या किसी तीर्थ में संपन्न हुए होंगे। इसलिए बच्चों, इस पाठ को पढ़ने के लिए आपको हम नागार्जुन जी की मनोदशा से अवगत कराएंगे और उनके अनुसार नदियों का कौन सा रूप उन्हें अधिक भाया है, ये इस पाठ को पढ़ करके हम सभी जानेंगे। और इससे हमें नदियों के प्रति एक अलग संबंध जोड़ने की प्रेरणा भी मिलती है। आइए इस पाठ को पढ़ते हैं। बच्चों, कुछ पाठ ऐसे होते हैं जिनकी शुरुआत के लिए उनके अंत का रुख करना पड़ता है। आइए इस पाठ के अंत में हम इस पंक्ति पर दृष्टि डालें कि लेखक के मन में नदियों के प्रति जो भावना आई, क्या वह अचानक आ गई अथवा कोई और घटना हुई? आइए, लेखक इन सब बातों का उत्तर दे रहा है और बता रहा है कि वो तिब्बत की यात्रा पर था। तिब्बत की बात है, मन उचट गया था, तबीयत ढीली थी। सतलज के किनारे जाकर बैठ गया। दोपहर का समय था। अब आपको पता है आजकल धूप कितनी तेज हो रही है और दोपहर के समय धूप कितनी तेज होगी। और लेखक थक गया था। थके हुए व्यक्ति को आराम चाहिए, तो वो कहाँ गया? सतलज के किनारे। वहाँ उसने पैर लटका दिए पानी में। थोड़ी ही देर में उस प्रगतिशील जल ने असर डाला, तन और मन ताज़ा हो गया, तो लगा मैं गुनगुनाने। सोचिए, नदियों में ऐसा जादू होता है। आपने भी किसी न किसी नदी में यह ठंडक, यह ताजगी महसूस की होगी जो लेखक को महसूस हुई और वह गुनगुनाने लगा। उसने जो कविता ऐसे समय गाई वो यहाँ दी गई है। जय हो सतलज बहन तुम्हारी, लीला अचरज बहन तुम्हारी। जय हो सतलज बहन तुम्हारी, लीला अचरज बहन तुम्हारी। हुआ मुदित मन हटा खुमारी, जाऊं मैं तुम पर बलिहारी। तुम बेटी यह बाप हिमालय, चिंतित पर चुपचाप हिमालय। प्रकृति नटी के चित्रित पट पर, अनुपम अद्भुत छाप हिमालय। जय हो सतलज बहन तुम्हारी, लीला अचरज बहन तुम्हारी। लीला अचरज बहन तुम्हारी। और बहन का भाई से जो संबंध है
जो प्रेम पूर्ण संबंध है, जब भाई थका होता है तो बहन उसकी थकान उतार देती है। कहती है, भैया आपके लिए पानी लाऊं? भैया आप मुँह हाथ धुल लो, मैं आपके लिए खाना बेड पर ही ले आती हूँ। ऐसी बहन की स्नेह सिक्त बातों का आपने भी अनुभव किया होगा। आपको भी बहन का प्रेम मिला होगा। यदि नहीं मिला तो आप जानते हैं, हमारा जो परिवार है वो बहुत सारे रिश्ते नातों से बनता है। आपकी चचेरी बहन होगी, मौसेरी बहन होगी, ममेरी बहन होगी, फुफेरी बहन होगी। जो भी बहन आपकी निकटस्थ हैं, उनसे अगर आप इस सतलज की जो ममतापूर्ण अनुभूति लेखक को प्राप्त हुई, कहाँ पर? थोलिंग, तिब्बत के थोलिंग में, वैसी ही अनुभूति आपको प्राप्त होगी जब आप अपनी बहन को अपनी ज़रूरत के समय, अपनी थकान के समय, अपने प्रेम के साथ आवाज़ देंगे। बच्चों, इसीलिए काका कालेलकर ने नदियों को लोक माता कहा है। हम सभी जानते हैं, हमारे भारत में ज़्यादातर नदियों को लोक माता अर्थात जगत माता, जगदम्बा के का स्वरूप दिया जाता है, उसी रूप में उनको देखा जाता है। आइए आपको हम लेखक की भावनाओं से अब अवगत कराते हैं। वो किस प्रकार से फिर नदियों के बारे में विस्तार से सोचने लगा, चिंतन करने लगा, और उसने इस पाठ को हमारे लिए इस रूप में प्रस्तुत किया। लेखक कहता है कि मैदानों में तो ये नदियाँ किसी संभ्रांत महिला की तरह लगती हैं, परंतु उनके प्रति मेरे दिल में आदर और श्रद्धा के भाव जितने थे वो और भी बढ़े जब उनके बारे में मैंने और जाना। क्या कहता है लेखक? माँ और दादी, मौसी और मामी की गोद की तरह उनकी धारा में डुबकियां लगाया करता था। लेकिन जब मैं उनके बारे में और जानने हेतु आगे बढ़ा, मैदानों से निकलकर हिमालय पर आया, तो यहाँ क्या अनुभव हुआ? परंतु इस बार जब मैं हिमालय के कंधे पर चढ़ा तो वे कुछ और रूप में सामने थी। मैं हैरान था। यही दुबली पतली गंगा, यही यमुना, यही सतलुज समतल मैदानों में उतरकर विशाल कैसे हो जाती हैं, क्योंकि लेखक ने अभी तक उनका पहाड़ी रूप नहीं देखा था। जहाँ से वो उनका जन्म होता है नदियों का, वो स्थान है गिरिराज हिमालय, पर्वतराज हिमालय। पर्वतराज का जो परिवेश है वो बड़ा ही सुंदर है। वहाँ आप देखेंगे, जब भी आपको हिमालय के आसपास जाने का अनुभव होगा, बड़ा ही शांतिप्रिय, सुंदर, सुरम्य पर्वतराज हिमालय का पूरा परिवेश है, जहाँ आपको देवदार, चीड़, सरो, चिनार, सफ़ेदा, कैल के जंगलों का दर्शन होता है। सुंदर सुंदर हरी भरी घाटियाँ हैं और बर्फ़ जली नंगी पहाड़ियाँ हैं। ऐसे परिवेश में हुआ है इन नदियों का जन्म। बच्चों, लेखक को भी कभी कभी आश्चर्य होता है कि जब किसी को कुछ देखना होता है, कुछ पाना होता है, कुछ आवश्यकता होती है, तभी वो अपने आरामदायक घर से बाहर निकलता है। परंतु इन नदियों को हिमालय के आंचल में, हिमालय के आंगन में किस बात की कमी है? हिमालय तो पर्वतों का राजा है और राजा के यहाँ तो हर प्रकार की सुविधा है। तो ये नदियाँ कहाँ भागी जा रही हैं? वह कौन लक्ष्य है जिसने इन्हें बेचैन कर रखा? अपने महान पिता का विराट प्रेम पाकर भी अगर इनका हृदय अतृप्त ही है, तो वह कौन होगा जो इनकी प्यास मिटा सकेगा? बच्चों, किसी भी जलराशि का, पानी का ऊंचे स्थान से नीचे स्थान की ओर बहना एक स्वाभाविक सी बात है, एक स्वाभाविक सी प्रक्रिया है। परंतु हमारे यहाँ साहित्य की दृष्टि से अलग अलग प्रकार के प्रश्न, अलग अलग प्रकार की उपमाएं, अलग अलग प्रकार की समानताएं, ये लेखकों का देखने का अपना अपना सुंदर नज़रिया है, जिसमें हमको एक से एक उत्तर, एक से एक दृश्य दिखाई पड़ते हैं। ऐसा ही नागार्जुन ने आपके समक्ष रखा है। और नागार्जुन का यह प्रश्न कहाँ समाप्त होता है?
तो समाप्त होता है हिमालय से उत्पन्न होने वाली तमाम उसकी पुत्रियों को अब जो युवा हो चुकी हैं उनके लिए उसे क्या चाहिए, उनके लिए उसे पति चाहिए, उनके लिए उसे दामाद चाहिए। तो लेखक लिखता है कि सिंधु और ब्रह्मपुत्र ये दो ऐसे नाम हैं जिनके सुनते ही रावी, सतलुज, व्यास, चिनाब, झेलम, काबुल, जिसे कुबा भी कहते हैं, कपिशा, गंगा, यमुना, सरयू, गंडक, कोशी आदि हिमालय की छोटी बड़ी सभी बेटियों आँखों के सामने नाचने लगती हैं। वास्तव में सिंधु और ब्रह्मपुत्र स्वयं कुछ नहीं हैं, दयालु हिमालय के पिघले हुए दिल की एक एक बूंद न जाने कब से इकट्ठा हो होकर इन दो महानदों के रूप में समुद्र की ओर प्रवाहित होती रही है। बच्चों, आपको पता है हिम का तात्पर्य बर्फ होता है, और बर्फ जब पिघलती है तो पानी बनती है, और पानी हिमालय से बना है, और पानी ही इन नदियों का स्वरूप है। इसलिए लेखक ने इन नदियों को हिमालय की बेटियों के रूप में देखा है, और ऐसा पौराणिक कारणों से है, जिसको आप जब यहाँ आचार्य कुलम में आएंगे तो कक्षा में हम विस्तार से इस पर चर्चा करेंगे। अब हिमालय की इन बेटियों का पति बनने का सौभाग्य किसको मिलता है? तो वह मिलता है समुद्र को। कितना सौभाग्यशाली है वह समुद्र, जिसे पर्वतराज हिमालय की इन दो बेटियों का हाथ पकड़ने का श्रेय मिला। आप हिमालय का और समुद्र का संबंध अब जान चुके होंगे, और इस प्रकार से यह नदियां हिमालय में जन्म लेकर के समुद्र में जाकर के सागर संगम करती हैं, और सागर संगम का जो सबसे बड़ा तीर्थ है, जहाँ पर गंगा नदी सागर से मिलती है, उसे गंगा सागर कहते हैं। आप अपने घर में बड़ों से इसके बारे में पूछ सकते हैं। और एक बहुत अच्छी फिल्म है राम तेरी गंगा मैली, इसमें सागर संगम तक गंगा की यात्रा को एक अलग प्रकार के कथा वस्तु के साथ दिखाया गया है। आप अपने परिवार के साथ इस फिल्म को देख भी सकते हैं, और नदियों की यात्रा को किस प्रकार से मानव की जीवन यात्रा से जोड़ा गया है, एक स्त्री की जीवन यात्रा से जोड़ा गया है, इसका भी आनंद अपने परिवार के साथ ले सकते हैं। आप अपने बड़ों से इस फिल्म के महत्व को भी और इसके साहित्यिक स्वरूप को भी समझ सकते हैं। आइए आगे देखते हैं। इस पाठ में महाकवि कालिदास के खंडकाव्य मेघदूत का भी थोड़ा सा संदर्भ दिया गया है। यह कथा अपने आप में बहुत ही विस्तार से समझने योग्य है। इसकी भी चर्चा आचार्य कुलम में आने पर आपकी जिज्ञासा के अनुसार संपूर्ण कक्षा के समक्ष प्रस्तुत की जाएगी। यहाँ मेघदूत का जो वर्णन है वो इसी रूप में है कि किस प्रकार से हमारे कविगण प्राचीन काल से साहित्य सृजन के लिए नदियों को अलग अलग सचेतन रूप में उसका मानवीकरण करते रहे हैं। महाकवि को भी नदियों का सचेतन रूपक पसंद आया। रूपक बच्चों एक अलंकार है जिसमें किसी प्रकार का समानता सूचक शब्द नहीं होता है। अगर हमें चरण को कमल के समान बताना है तो उपमा हो जाएगा, परंतु जब चरण को ही कमल कह दिया जाएगा तो वो रूपक हो जाएगा। यहाँ पर नदियों को बेटियों के समान नहीं, नदियों को ही बेटी मान लिया गया है। और जब वो पर्वतराज हिमालय की बेटियाँ हैं तो हमारी तो माताएं हैं। परंतु लेखक कहता है कि थोड़ा सा हमें नदियों के प्रति अपने दृष्टिकोण को और करीब लाने की आवश्यकता है, क्योंकि माता से तो कई बार हम बहुत दूर भी हो जाते हैं, कभी रोजी रोजगार के लिए, कभी पढ़ाई के लिए, परंतु लेखक उनसे करीबी रिश्ता मानो हमेशा जोड़े रखना चाहता है। इसलिए वो कहता है, किंतु माता बनने से पहले यदि हम इन्हें बेटियों के रूप में देख लें तो क्या हर्ज है। और थोड़ा आगे चलिए, इन्हीं में अगर हम प्रेयसी की भावना करें, बच्चों प्रेयसी यानी प्रेमिका की भावना भी लेखक कवि रूप में नदियों को देख रहा है, और मानव
जिन संबंधों में अधिक निकटता महसूस करता है वो उन संबंधों को नदियों से जोड़कर देखने का निवेदन कर रहा है। तो कहता है नदियों को अगर प्रेमिका मान लें तो और अच्छा होगा, तो हम नदियों की और निकटता अनुभव करेंगे। ममता का एक और भी धागा है जिसे हम इनके साथ जोड़ सकते हैं, और वह लेखक कहता है वो बहन का है, क्योंकि बहन के साथ हम लड़ भी सकते हैं, झगड़ भी सकते हैं, वहाँ आदर का भारी बोझ उठाना नहीं पड़ता है। बहन बहुत प्रेमपूर्ण होती है, वो भाई की अनेक गलतियों को सहज ही क्षमा कर देती है। इसलिए लेखक को नदियों से बहन का संबंध जोड़ना बहुत अच्छा लगा है। बच्चों, हिमालय की बेटियां अनेक हैं, इनसे आप अनेक संबंध जोड़ सकते हैं, लेकिन लेखक का निवेदन यह है कि आप नदियों से बराबर जुड़े रहें। पाठ के प्रारंभ में ही लेखक ने यह बात स्पष्ट रूप से कही है कि माँ और दादी, मौसी और मामी, यहाँ माँ, दादी, मौसी और मामी के संबंध में मानो उसे आदर का बोझ, औपचारिकता अधिक कुछ लगती है। इसीलिए वह निवेदन करता है क्यों न इन्हें बहन मानकर इनसे अधिक निकटता का संबंध जोड़ा जाए, अपने दिल की सारी बात बताई जाए, उनके दिल की सुनी जाए और उनसे निकटता निरंतर बढ़ाई जाए। ये हिमालय की बेटियाँ संसार के कल्याण के लिए हैं, इस भूमंडल के कल्याण के लिए हैं, इसलिए हमें इन्हें मलिन नहीं होने देना चाहिए, हमें इन्हें अलग अलग नहीं रहने देना चाहिए। हमारे देश में नदी जोड़ने का भी अभियान निरंतर चलता रहा है, लोग इसके लिए अभी भी प्रयासरत हैं। नदियों को अविरल बनाना है ताकि वो जाकर सागर संगम करते हुए मार्ग में हजारों लाखों हेक्टेयर फैली हमारी फसल उगाने वाली धरती को सींचती रहें, ताकि हमें अनाज मिलता रहे और संपूर्ण मानवता का पेट भरता रहे, सभी की प्यास बुझती रहे। नदियों का ये जो स्वरूप है, जो भौगोलिक महत्व है, इसके साथ साथ इनका जो हमसे प्रेमपूर्ण संबंध है, इसे समझाने में लेखक इस पाठ के माध्यम से पूरी तरह से सफल हुआ है। आप सभी परिवार में इसकी चर्चा कीजिए और समझिए कि नदियों से आपके परिवार का कैसा मधुर संबंध है, किस प्रकार से नदियों के किनारे घटी हुई कोई घटना आपके परिवार के लिए आज भी सुखद और यादगार है। इसे जानने का प्रयास करिए। नदियों के प्रति और भी प्रेमपूर्ण आदर का भाव अपने मन में लाइए। नदियों के निकट जाने का कार्यक्रम बनाइए। आप सभी से मैं ये आशा भी करता हूँ, जैसे ही लॉकडाउन आदि की औपचारिकताएं समाप्त हों, बंधन समाप्त हों, आप सभी हरिद्वार आइए। यह भी बहुत सुंदर तीर्थ है। यहाँ पर गंगा नदी का सुंदर प्रवाह है। गंगा नदी में स्नान करने से न सिर्फ मन के बल्कि तन के भी सारे दोष दूर हो जाते हैं और मन प्रसन्न हो जाता है। आपको वैसा ही अनुभव होगा जैसा तिब्बत के थोलिंग में हमारे लेखक नागार्जुन को हुआ। आप इस पाठ को अच्छे से अध्ययन करें और आवश्यक जो पंक्तियां हैं, जो आपके लिए जिज्ञासाएं हैं, जो आपको इसमें महत्वपूर्ण पंक्तियां दिखाई पड़ती हैं, आपको लगता है उन्हें रेखांकित करना चाहिए, उन्हें अवश्य रेखांकित करें। साथ ही जो मैंने यहाँ पढ़ा उसको भी आप रेखांकित कर लें, ताकि आपको इस पाठ को समझने में कोई असुविधा ना हो। धन्यवाद।